हेलो डियर स्टूडेंट, सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी लोग लाइव आ जाइए तो क्लास आप लोगों को स्टार्ट कर दी जाए। सभी लोग लाइव आ जाइए तो आप लोगों की क्लास शुरू कर दी जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मैं सुदर्शन प्रसाद, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 डीजल पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में ऑटो साइकिल डीजल पावर प्लांट के बारे में या डीजल प्लांट के जो प्रोसेस वगैरह हैं इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और वेपर गैस टरबाइन के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। तो अब उसमें हमें प्रोसेस के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। एक वेपर पावर साइकिल और गैस पावर साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में। तो बस केवल यहाँ पर हम आपको उसके विभिन्न भागों के नाम बताएंगे और उसके कंपोनेंट एलिमेंट जो कह सकते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। और इस प्लांट का जो प्रोसेस है आपको सेकंड नंबर चैप्टर में ही बता दिया गया है। तो अब आपके पास समय कम है और सब्जेक्ट में अभी थोड़ा बहुत कुछ अंश शेष रह गया है, तो उसको जल्दी से कवर अप करने के लिए थोड़ा सा तीव्र गति से स्टडी करने की आवश्यकता है। तो आइए समय को विलंब न करते हुए डीजल पावर प्लांट पे चलते हैं, ठीक है। तो डीजल इंजन पावर प्लांट जो होता है इसमें कुछ चीजें हैं जिसे मैं नोट करा रहा हूँ, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं ओरली इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मौखिक तरीके से, और इसका हम स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, डीजल पावर प्लांट
डीजल पावर प्लांट में डीजल इंजन एक प्राइम मूवर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, डीजल पावर प्लांट में डीजल इंजन को प्राइम मूवर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऊष्मा को या ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और डीजल इंजन का जो मेन संबंध होता है वह जनरेटर से होता है। तो डीजल इंजन को जब हम जनरेटर से जोड़ देते हैं तो जनरेटर विद्युत शक्ति का उत्पादन करने में समर्थ हो जाता है। जनरेटर जो है डीजल इंजन करने का कार्य करता है। जनरेटर डीजल इंजन की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। यह हमारा हो गया है डीजल इंजन के का परिचय या डीजल इंजन क्या है का मेन उद्देश्य हो गया। अब आइए देखते हैं कि डीजल इंजन जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो डीजल इंजन जो है एक इंटरनल कंबशन इंजन यानी अंतर्दहन इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल कंबशन के सिद्धांत पर कार्य करता है कहा जा सकता है। सिलेंडर के अंदर जब फ्यूल दहन कक्ष से या सिलेंडर के अंदर फ्यूल के दहन करने के बाद जो ऊर्जा उपजती है उसको उस शक्ति को रेसिप्रोकेटिंग स्पीड से चलाने का कार्य करता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर जब फ्यूल का दहन करते हैं तो उससे जो शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति के द्वारा हम पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग स्पीड यानी कि पश्चाग्र गति से घुमाने का कार्य करते हैं। उपजी हुई शक्ति का उपयोग पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग स्पीड से घुमाने का प्रयास करते हैं। जी सर, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। बहुत धीमे आ रही है। देखिए आप लोग अपना वो तेज करिए, हमारा तो ऐसे वॉल्यूम बहुत तेज है। ठीक है, आप अपना माइक थोड़ा ऑन कीजिएगा, हमने अपनी स्पीड बढ़ा रखी है, साउंड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो हमने कहा था कि डीजल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल हम फिलअप करते हैं या भेजते हैं तो सिलेंडर के अंदर ही कंबशन होता है, फ्यूल का दहन होता है, और उस दहन के फलस्वरूप जो शक्ति हमें उपजती है, प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है, उस शक्ति का प्रयोग हम पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ देते हैं। तो वो पिस्टन जो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग स्पीड से यानी पश्चाग्र गति से चलाने का कार्य करता है। अब देखिए पिस्टन के सहारे जो हमारा क्रैंक शाफ्ट जुड़ा हुआ है, और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने के लिए देखिए ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये हमारा जो है पिस्टन है, ये पिस्टन। अब पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने का, ये क्रैंक शाफ्ट है ना, ये क्रैंक शाफ्ट है। तो इस पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रॉड या कहते हैं क्या कहते हैं इसको, कनेक्टिंग रॉड ही कहते हैं। तो इस पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जोड़ देते हैं। यह हमारा पिस्टन है, यह कनेक्टिंग रॉड है, और पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जोड़ देते हैं। यही बात हमने कही। अब देखिए जब इस सिलेंडर में इधर से एयर इन करता है, इधर से फ्यूल इंजेक्ट कराते हैं, उसके बाद
इसमें एक्सपेंशन वगैरह की सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कंबशन की प्रक्रिया होती है, तब इस पिस्टन पर जब अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उपजती है, शक्ति जनरेट होती है, तो इस पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलता है। तो पिस्टन की पश्चाग्र गति को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट को जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट जो है रेसिप्रोकेटिंग गति से इसमें घूमने लगता है। ठीक है, इसमें घूमने लगता है और इसकी गति जो होती है, तो ये रोटेटरी यानी कि घूर्णन गति करने लगता है। यह क्या करता है, घूर्णन गति को प्राप्त कर लेता है और इस स्पेसशाफ्ट को जो घूर्णन गति जो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही कि पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। कनेक्टिंग रॉड द्वारा पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति है ना, रेसिप्रोकेटिंग स्पीड को रोटेटरी स्पीड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, सिलेंडर में वायु का प्रवेश तथा फ्यूल का निकास, वाल्व इत्यादि इसमें सब असेंबल होते हैं। इनके माध्यम से एयर का सक्शन, फ्यूल का इंजेक्शन है ना, और इसमें उत्पन्न होने वाली दग्ध गैसों का निकास वाल्व के माध्यम से बाहर भेजना इत्यादि सारे फंक्शन इसमें बने रहते हैं जो कार्य करते हैं। ठीक है, इस सारी प्रक्रिया को, इसके सारे प्रोसेस को हमने आप लोगों को कहाँ पर पढ़ाया है, थर्मोडायनेमिक साइकिल में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल और क्या कहते हैं, वेपर गैस, वेपर पावर साइकिल और एक है गैस पावर साइकिल या टरबाइन। हमने आप लोगों को दूसरे चैप्टर में पढ़ाया है। वही सारे प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होंगे, वही कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बनाकर हमने बताया था, तो वही सारे पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर बनाने होंगे आपको। ठीक है, तो बस केवल मैं डीजल पावर प्लांट का मेन उद्देश्य यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका यूज। ठीक है, और इसका हम आप लोगों को एक PDF बना करके भेज देंगे, आप उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। बस केवल यहाँ पे मौखिक तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो है पिस्टन अब आगे देखते हैं। इस प्रकार के इंजन में प्रत्येक चक्र में चार्ज का सक्शन, यानी कि 4 प्रोसेस हैं। इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से चक्र है। एक चक्र होता है सक्शन। क्या होता है, सक्शन, एयर का सक्शन करता है। दूसरा है कंप्रेशन, यानी कि एयर को कंप्रेस किया जाता है और उसी में फ्यूल का कंबशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ज्वलन यानी बर्निंग यानी कंबशन किया जाता है, जिससे हमारे ईंधन के जलने के बाद उससे ऊष्मा प्राप्त होती है और पावर यानी शक्ति जनरेट होती है, और वह पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग स्पीड से धकेलने का काम करता है, मूव कराने का काम करता है। और इस प्रक्रिया के बाद जो हमारी फ्लू गैसेस उत्पन्न होती हैं, उन फ्लू गैसेस को क्या करते हैं, एग्जिट वाल्व से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया इसमें प्रोसेस होते हैं। तो कितने प्रोसेस हो गए, ये 4 प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस और चौथा प्रोसेस। इन चारों प्रोसेस को मिला करके हमारा एक चक्र पूरा होता है। कितना, एक चक्र पूरा होता है, एक साइकिल पूर्ण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, यदि तो ये सब 2 स्ट्रोक के इंजन के अंदर आता है ना। हाँ, 2 स्ट्रोक इंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर ये चारों प्रोसेस एक साइकिल में अगर पूरा हो जाएगा तो 2 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। अगर
जिन इंजनों में कुछ इस प्रकार के इंजन भी होते हैं जिनमें ये चारों प्रोसेस दो चक्र में, ये एक ही चक्र में पूर्ण हो रहा है। एक चक्र में जो पूर्ण हो जाए, ठीक है, एक चक्र में पूर्ण हो जाए उसे क्या कहेंगे? टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसे प्रकार के, कुछ अन्य प्रकार के इस तरीके का डिजाइनिंग किया गया है इंजनों का कि उसमें यदि यदि 2 चक्रों में यह सारे प्रोसेस पूर्ण हो, 2 चक्रों में ये सभी प्रोसेस कौन सा? सक्शन, कंप्रेशन और फ्यूल का बर्निंग एवं गैस का एग्जॉस्ट, है ना, फ्लो गैसों का एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस अगर 2 चक्रों में पूरा होता है, 2 चक्रों में ये सभी प्रोसेस पूर्ण हो तो उसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, तो उसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो एक चक्र में जो चारों प्रोसेस पूरे होंगे उसको 2 स्ट्रोक बोलेंगे। अगर 2 चक्रों में ये सभी अर्थात चारों प्रोसेस पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे, तो उसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डीजल पावर प्लांट का रहा। और इसके बारे में आपको हमने बताया कि थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में डीजल साइकिल के बारे में हमने पूरी तरीके से बताया है कि सक्शन स्ट्रोक क्या है, कंबशन स्ट्रोक क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर हमने आपको बता रखी हैं। अब देखिए डीजल पावर प्लांट का या डीजल इंजन का यूज कहाँ होता है? डीजल इंजन का यूज सेंट्रल पावर हाउस पे होता है, यानी केंद्रीय शक्ति गृह। ठीक है, केंद्रीय शक्ति गृह या स्टेशन, उपकेंद्र, ठीक है। और इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जहां कहीं भी अगर आपूर्ति बंद हो गई विद्युत की, तो वहां पे डीजल पावर प्लांट को चला करके या डीजल इंजन को चला करके विद्युत शक्ति का जनरेशन किया जा सकता है। हालांकि पेट्रोल से भी प्लांट चलाए जा सकते हैं, लेकिन ये काफी कॉस्टली हो जाता है। इसलिए हम पेट्रोल इंजन का प्रयोग न करके हम डीजल इंजन के माध्यम से ही विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं, क्योंकि यह काफी इकोनॉमी होता है। अगर पेट्रोल के द्वारा ऐसा प्रोसेस अपनाएंगे या विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगे तो यह खर्च काफी बढ़ जाएगा, और आज का पेट्रोल का दाम आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए डीजल इंजन के जो मुख्य एडवांटेज हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या है? डीजल इंजन का मुख्य एडवांटेज यह है कि इसमें स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, अर्थात विशिष्ट ईंधन की खपत कम होती है, और इसका जीवन काल अधिक होता है, और इसमें आग लगने की संभावना कम रहती है। आग लगने की संभावना पेट्रोल इंजन के अपेक्षा कम होती है। ठीक है, आग लगने की संभावना कम होती है, और मीडियम स्पीड यानी कि मध्यम गति प्राप्त होती है। और डीजल की कीमत कम होती है। क्या है? डीजल की कीमत कॉस्ट। 2 स्ट्रोक के एडवांटेज है ना सर? नहीं, ये डीजल इंजन का, संपूर्ण डीजल इंजन का ये एडवांटेज है। कोई भी डीजल इंजन हो, चाहे 2 स्ट्रोक हो चाहे 4 स्ट्रोक हो, उसमें स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल कम होता है। जीवन काल डीजल इंजन का अधिक होता है। इसमें आग लगने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि हमारे डीजल का जो डेंसिटी है ना, उसके ऑयल की जो क्वालिटी है कुछ पेट्रोल इंजन से
हैवी होती है, भारी होती है, ठीक है। मध्यम गति से प्राप्त की जा सकती है, मतलब एक नियत स्पीड से ही ये चलती है, ठीक है। और डीजल की कास्ट भी कम होती है। और देखिए कंप्रेशन रेशियो अधिक होता है इसका। सबसे मुख्य बात यह है कि कंप्रेशन रेशियो अधिक होने के कारण या अधिक होता है जिससे अत्यधिक पावर का जनरेशन किया जाता है, जिससे अधिक शक्ति उपजती है, अधिक पावर जनरेट होती है। यानी कि कम फ्यूल में अत्यधिक शक्ति जनरेट करने की क्षमता होती है, ठीक है। देखते नहीं कि 1 लीटर डीजल में पता नहीं कितना काम आप कर सकते हैं, है ना, कितनी ऊर्जा उपजा सकते हैं। लेकिन वही पेट्रोल में रहेगा तो बहुत शीघ्रता से खत्म हो जाएगा और आपका पूर्णतः लाभ नहीं प्राप्त होता, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर डीजल इंजन का एक एलिमेंट क्या क्या है। डीजल इंजन में लगने वाले मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। एलिमेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट, एलिमेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट या डीजल इंजन, ठीक है। तो पहला है एयर इनटेक सिस्टम, जिसमें से एयर प्रवेश करता है, सिलेंडर में एयर को प्रवेश कराने वाला एयर इनटेक सिस्टम, ठीक है। एक एयर इनटेक सिस्टम होता है। दूसरा होता है एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम यानी निकास प्रणाली। और तीसरा है इंजन में फ्यूल का सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, इंजन के लिए फ्यूल की व्यवस्था जो है ये भी एक प्रकार का सिस्टम है। अब आगे चलते हैं। इंजन को कूल करना यानी कि कूलिंग सिस्टम। और लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी जो हमारा इंजन काम करेगा तो उसको चलाने के लिए इनके विभिन्न भागों में स्नेहन करने की व्यवस्था। और स्टार्टिंग सिस्टम, इंजन को सिस्टम, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम यानी कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए प्रबंध, ठीक है। तो ये सारे 6 पॉइंट है जो हमारे डीजल इंजन के मुख्य कंपोनेंट, ठीक। अब देखिए एयर इनटेक सिस्टम में एक होता है एयर फिल्टर। क्या होता है एयर फिल्टर? जब एयर हमारे सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है तो वो फिल्टर करके प्रवेश की जाती है, अदरवाइज उसमें वायु में मिश्रित कचरा वगैरह भी प्रवेश कर सकता है, धूल मिट्टी भी प्रवेश कर सकती है। जैसा कि आप लोग अपना बाइक वगैरह भी चलाते हैं तब बाइक में भी आपका एयर फिल्टर लगा होता है, ठीक है। किसी ने अगर एयर फिल्टर अगर कभी खराब होने के बाद बदलवाया हो तो देखा होगा, ठीक है। तो वो शुद्ध वायु को अंदर जाने देती है और उसमें धूल रहित वायु को, कचड़े को या धूल के कणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है या ऊपर ही रोक देता है। उसके बाद सुपर चार्ज, ठीक है, सुपर चार्ज और डक्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में साइलेंसर लगा होता है। और फ्यूल सिस्टम में क्या होता है स्टोरेज टैंक, फ्यूल स्टोरेज टैंक होता है जिसमें हम फ्यूल को स्टोर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्यूल को फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर लगा होता है, फ्यूल फिल्टर लिख लीजिए, फ्यूल फिल्टर। और उसके बाद
फ्यूल को पंप करके भेजने के लिए फ्यूल पंप लगा होता है, फ्यूल पंप लगा होता है, और हीटर लगा होगा। फ्यूल को बर्न करने के लिए एक हीटर लगा होगा, और कुछ पाइपें लगी होती हैं जिनके माध्यम से हम फ्यूल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्कुलेट करते हैं, यानी एक भाग से दूसरे भाग में सर्कुलेट कराते हैं। और एक स्ट्रेनर लगा होता है। ठीक है, ये सब इसके कंपोनेंट है, इसके अंदर फिट किए जाने वाले। और कूलिंग सिस्टम में यूज किए जाने वाले कंपोनेंट, कूलेंट पंप, कूलेंट पंप, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर, स्प्रे पॉन्ड, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारे सिस्टम को कूल करने के लिए, कूलेंट करने के लिए जो पंप लगा होता है, पंप के माध्यम से ठंडा पानी वगैरह प्रवेश कराते हैं, तो वो कूलेंट पंप हो गया। कूलेंट पंप के माध्यम से पानी को सर्कुलेट कराते हैं। एक कूलिंग टावर लगा होता है, जहाँ जो शीतलक के रूप में कहलाता है, या शीतलक टावर कहलाता है। स्प्रे पॉन्ड भी एक कूलिंग टावर का ही सिस्टम होता है, उसमें पानी को स्प्रे करा करके किसी भी गर्म भाग को ठंडा करने का काम किया जाता है। और एक होता है वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, यदि वाटर में कुछ दोष आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कचरा वगैरह है या फिर उस वाटर को अशुद्धि प्राप्त हो तो उसको ट्रीटमेंट करना, उसको साफ सुथरा करना। ठीक है, और आगे देखते हैं लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या है, इसमें है एक तो ऑयल टैंक होगा जिसमें ऑयल भरा होगा। ठीक है, वो लुब्रिकेशन का काम करेगा। मशीन के अन्य विभिन्न भागों पर क्या करेगा, जैसे कोई ये गियर है, मान लेते हैं कोई गियर है। ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंजन लगा हुआ है। ठीक है, अब इनके धातु भागों में ऑयलिंग करनी पड़ती है ताकि इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम प्रॉपर मेंटेन रहे, ताकि घिसन पिटन या क्रिपिंग वाइब्रेशन की आवाज ना आए। तो नीचे एक ऑयल टैंक बना होता है, इस ऑयल टैंक में ऑयल भरा हुआ होता है, और इसमें से एक ऐसा पत्ती लगती होती है, कुछ ब्लेड इसकी इस ऑयल में डूबी रहती है, ताकि यहाँ से तेल का छिड़काव जो है इनके ऊपर पड़ता रहे। तो इनके ऊपर पड़ता रहे ताकि ये इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम मेंटेन रहे। जब ये मशीन, या फिर कह सकते हैं कि कुछ गियर का हिस्सा जो है तेल में डूबा रहता है, जैसे ये चलता है तो तेजी से, जैसे कि गाड़ी का पहिया है, जब चलता है फर्श जमीन पर, तो नीचे अगर पानी अगर सड़क पर बिछा हुआ है, गिरा हुआ है, तो ये पानी को पीछे की तरफ क्या करता है, छिड़कता है। उसी तरीके से इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म फिट किया होता है जो इस ऑयल को छिड़क करके मशीन के धातु भागों पर या लुब्रिकेशन करने वाले पार्ट पर छिड़कता है, जिसके जिसके कारण इसमें लुब्रिकेशन बराबर बना रहे। ठीक है, हालांकि उसको डीप में अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद ऑयल कूलेंट, ऑयल कूलेंट। ठीक है, ऑयल को कूल करना या ऑयल के माध्यम से धातु भागों को ठंडा रखना। फिर उसके बाद पंप का इस्तेमाल करते हैं ऑयल को सर्कुलेट कराने के लिए। स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी और पाइप्स इत्यादि। ठीक है, और स्टार्टिंग सिस्टम में क्या होता है, सेल्फ स्टार्टर लगा होता है, सेल्फ स्टार्टर लगा होता है, और स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी
compressed air supply, compressed air supply system, ठीक है, compressed air supply, ये हमारे डीजल पावर प्लांट के सब एलिमेंट्स हैं। डीजल पावर प्लांट का अब लेआउट देख लीजिए। ठीक है, डीजल पावर प्लांट का लेआउट देख लीजिए। सर ये इसमें हमारी एक्सप्लेन नहीं बाउंड्री है। करेंगे इसमें ये जो एलिमेंट बता रहे बस इसके थे साथ, इसमें हाँ अंदर नहीं जाएंगे क्या? नहीं अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर जाएंगे तो हम अब 17 तारीख तक क्लास खत्म होनी है, तो बताइए हम कहाँ से ले आएंगे सारा टाइम, कहाँ से मैनेज करेंगे, क्योंकि तो फिर आप लोगों को कहेंगे कि हमको कंबाइंड पावर जनरेशन साइकिल के बारे में आपने नहीं बताया। तो बस ऊपर ऊपर तक ये चैप्टर और गैस टरबाइन के बारे में भी हमने बता दिया है। तो गैस टरबाइन के मुख्य एलिमेंट यहाँ पर बता देंगे, उसके एडवांटेज बता सकते हैं और उसका एक गैस टरबाइन का लेआउट बताएंगे। बाकी सारा प्रोसेस गैस टरबाइन का, डीजल का आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों तो का नोट्स हो तो प्रोवाइड करा दीजिए। नोट्स, अच्छा देखिए, मैं जल्द ही अगले संडे तक लखनऊ पहुंचने वाला हूं, तो वहां पहुंचने के बाद जो हमारे पास मटेरियल होगा, तो मैंने नोट करके काफी कुछ रखा है, वहां से अगर कुछ पीडीएफ बनने लायक रहेगा मैं दे दूंगा, ठीक है। सर दे दीजिएगा सर, भूलिएगा नहीं तो फिर खराब हो अरे भाई आप कान पकड़ के ले लीजिएगा हमसे, जाए। जी हाँ, सर। याद दिलाते रहिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है, मैं दे दूंगा, क्योंकि भाई आप बहुत सारे काम रहते हैं, भूल भी सकता है, लेकिन आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब हाँ, इसका लेआउट बना रहे थे, लेआउट बनाइए फटाफट डीजल पावर प्लांट का, और थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने तो थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास समय की पाबंदी है, लेकिन आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। ये देखिए दीवार है हमारे प्लांट की, ठीक है। इस प्लांट की हमारी दीवार है, इस तरीके से दीवार बना लीजिए। ये हमारा प्रवेश द्वार है, यहाँ से यहाँ तक। सुंदर लाइन, ये हमारा वर्कशॉप होगा।
और ये हमारा WC है। ये दीवार है। ये हमारे पास हॉल है। ठीक है, आप बैठ के यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, प्रवेश होगा, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और यह ऑफिस है। ऑफिस। और ये क्या है, स्विच गियर रूम। ठीक है, ये स्विच गियर रूम है। और यहाँ पे देखिए, प्लांट को भविष्य में बढ़ाने के लिए अगल बगल थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चारों तरफ प्लांट के या जो आप स्थापित करते हैं इंजन वगैरह, उसके अगल बगल भविष्य में एक आध इंजन और बढ़ाना हो घटाना हो तो उसके लिए जगह होना चाहिए। और दूसरी बात, यह जगह उस काम में भी आती है यदि किसी मशीन के भागों का मेंटेनेंस करना हो तो उसके धातु भागों के पार्ट्स खोल करके अलग अलग बगल में भी रखे जाएं। इसलिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए इसको हमने कहा प्रसार के लिए स्थान, प्रसार हेतु स्थान। अब इसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन इस तरीके से हम काटते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे आपका क्या है, ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड हो गई और ये यूनिट थर्ड हो गई। ये हमारे पास 3 यूनिट है। यहीं पर हमारा क्या लगा हुआ है, डीजल इंजन। क्या है, डीजल इंजन यहीं पे स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ऑयल एयर कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है। ये एयर कंप्रेसर। ठीक है, एयर कंप्रेसर लगा हुआ है। और स्ट्रेनर यहाँ पर लगेंगे, स्ट्रेनर स्ट्रेनर। ठीक है, ठीक है। स्ट्रेनर नहीं, साइलेंसर। साइलेंसर, ये साइलेंसर।
और ये मशीन के साथ से जुड़ा हुआ है इंजन के। ये जनरेटर लगा हुआ है, तो जनरेटर ठीक है। और विद्युत शक्ति तो का वो जो उत्पादन प्रसार होता है हेतु कि वो स्थान क्या है सर? प्रसार हेतु स्थान का मतलब ये है कि भविष्य में अगर हमें एक आध दो इंजन और लगाने पड़े तो वो इसी के पैरेलल ऑपरेशन में सब लगाए जाते हैं। इंजन जो है, चाहे इंजन हो अथवा ट्रांसफार्मर हो या फिर कह सकते हैं जनरेटर हो, इन सभी का ऑपरेशन हम पैरेलल ऑपरेशन में करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें पावर अत्यधिक मात्रा में यदि जनरेट करना हो तो जो भी प्लांट हम स्थापित करते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरेलल ऑपरेशन में स्थापित करते हैं। और प्रसार हेतु स्थान इसलिए मैंने छोड़ रखा है कि अगर यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, अगर एक आध यूनिट और बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ पर बढ़ा सकें, इतना स्थान प्लांट में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, और ये चारों तरफ जो है स्थान प्राप्त है, जो बचे हुए हैं, इतना स्थान इसलिए रखना चाहिए। इसका दूसरा कारण यह है कि अगर इनके धातु भागों को खोल करके मेंटेनेंस करना है तो इनके पार्ट्स को निकाल के बगल में ही रखा जा सके। ठीक है, ताकि मेंटेनेंस करने के बाद उसको यथावस्थान से उठा करके कस दिया जाए, असेंबल कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग घर में कमरा बनाते हैं तो कमरा बनाते हैं तो केवल तखत रख के सोने भर के लिए जगह थोड़े रखते हैं, थोड़ा सा जगह रखते हैं सिंगारदान वगैरह रख सकें। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिज वगैरह भी कमरे में रखने की व्यवस्था हो और थोड़ा कूलर वगैरह भी रखने का व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजों को देख करके आप कमरे का साइज डिसाइड करते हैं कि इतना बड़ा हो ताकि भविष्य में हमें कोई दिक्कत न होने पाए। तो बस इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रसार हेतु स्थान छोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई? बन गया सभी लोगों का ये फिगर? बन गया सभी लोगों का? अब देखिए, रफ करता हूँ इसे। अब चलते हैं गैस पावर या गैस टरबाइन पे। गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक है, गैस टरबाइन।
गैस टरबाइन। तो देखिए गैस टरबाइन में क्या है, तो गैस टरबाइन का जो प्रिंसिपल है, जो प्रोसेस है, गैस टरबाइन में जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा था उसको भी हमने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 2 में ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके कुछ मुख्य भागों के नाम हैं, उनको नोट कीजिएगा और फिर उसके बाद प्लान का एक लेआउट है उसको हम बताएंगे, उसका डायग्राम आप बना लीजिए। हालांकि आपके इस पुस्तक में तो उसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, आप एक इंग्लिश वर्जन की कोई बुक हो पावर प्लांट की, उसमें से देखिएगा गैस टरबाइन का और डीजल वाले का फिगर और भी आसान दिया हुआ है और बेहतरीन दिया हुआ है। अगर वो प्राप्त हो जाए तो आप उसे बनाना सीख लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ पर क्या चीजें लगी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गैस टरबाइन वाले में। गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन को हमने अगले पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। देखिए इसके विभिन्न पार्ट क्या क्या है। इसके जो है पार्ट्स जो है फ्यूल स्टोरेज या टैंक, जिस माध्यम से हमें गैस उत्पन्न करनी है। फिर इस टैंक में क्या होगा, सक्शन होगा, सक्शन एयर के साथ, एयर का सक्शन प्लस फ्यूल के साथ उसका कंप्रेशन, कंब्यूशन और एक होगा टरबाइन। इस टरबाइन को हम इन सभी के प्रोसेस के द्वारा एनर्जी उत्पन्न करके टरबाइन को चलाएंगे और टरबाइन के द्वारा हम जनरेटर को घुमा करके विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हमने आप लोगों को गैस टरबाइन के बारे में यह भी बताया था कि यह कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा गैस टरबाइन का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, आप टरबाइन के बारे में जानते ही हैं, जनरेटर के बारे में जानते ही हैं, कंप्रेशन के बारे में जानते ही हैं, कंप्रेशन क्या होता है ये भी जानते हैं, सक्शन क्या होता है ये भी जानते हैं और फ्यूल स्टोरेज टैंक क्या होता है ये भी आप जानते हैं। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो प्रवेश यानी कार्यकारी प्रवेश द्रव, कार्यकारी प्रवेश तंत्र यानी कि इनटेक, ठीक है, या इनलेट ट्यूब, इनलेट वर्किंग ट्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, हमने आप लोगों को बताया था पिछले सेकंड चैप्टर में ही कि यह गैस टरबाइन कितना कौन सा साइकिल होता है, क्लोज गैस क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, और दूसरा था ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ये सब चीजें बताई गई है ना आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि बताया नहीं गया है। और सेमी क्लोज
गैस टरबाइन। ठीक है, ये 3 तरीके से है, इनलेट वर्किंग फ्लो के माध्यम से और हीट एब्जॉर्प्शन मेथड के आधार पर, यानी कि ऊष्मा शोषण के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन सा? एक कांस्टेंट प्रेशर, ये भी हमने बताया है, कांस्टेंट प्रेशर, वहां से बस सीधे यहीं पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन। और एक कौन सा था? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आयतन गैस टरबाइन। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन के आधार पर। क्लोज साइकिल भी आपको पढ़ाया गया, ओपन साइकिल भी पढ़ाया गया है और सेमी क्लोज साइकिल भी पढ़ाया गया है। और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस प्रेशर, इसको भी आप जानते हैं, स्थिर आयतन पर गैस को टरबाइन के पास भेजना या स्थिर आयतन पर जो गैस हमारे पास क्रिएट हो रही है उसके माध्यम से हम टरबाइन को चलाएं। और कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर दाब पर गैस के माध्यम से टरबाइन को चलाना। तो ये दोनों प्रोसेस आप जानते हैं। अब आगे देखते हैं एक्सेसरीज क्या है। एक्सेसरीज ऑफ गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन के उपसाधन जिसको कह सकते हैं कि कौन कौन से इसमें चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो एक तो होता है हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर यानी कि हीट को एक चैम्बर से या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजने का काम होता है। और एक इंटरकूलर यानी कि ठंडा करने का माध्यम, माध्यमिक शीतक यानी माध्यम को ठंडा करने का काम करने वाला। और एक होता है रीहीटर यानी कि पुनः ऊष्मा को, यानी कि पुनः अगर गर्म वायु की आवश्यकता है तो पहले से ही वायु को गर्म करने के लिए रीहीटर का प्रयोग होता है। रीहीटर का मतलब कि एयर तो यहाँ प्रीहीटर जो होता है इंटरकूलर क्या है? यहाँ पर इंटरकूलर, ये चलिए तो देखिए इंटरकूलर क्या है। तो नहीं है। क्या चीज? इंटरकूलर का काम यह होता है यानी कि मध्य शीतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें देखिए क्या है कि इंटरकूलर ऐसे गैस टरबाइन प्लांट में प्रयोग किया जाता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर के उच्च उच्च अनुपात को यानी उच्च डिजायर्ड रेशियो कुल मिला जुला के किया क्या जा रहा है। हाँ, यानी कि एयर को लो प्रेशर कंप्रेसर तथा हाई प्रेशर कंप्रेसर में भेजने का काम इसमें होता है। ठीक है, और यह टरबाइन को ठंडा करने का काम करता है, यानी कि लो प्रेशर के टरबाइन को और हाई प्रेशर वाले कंप्रेसर टरबाइन को ठंडा करने का काम इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर को उच्च दाब पर कंप्रेस्ड करके भेजने से पूर्व उसे मध्य शीतक में भेजा जाता है। जो हमारी वायु होती है
है ना, जो कंप्रेस्ड वो एयर होती है सिलेंडर के अंदर या चैम्बर के अंदर, जो कंप्रेस्ड एयर है उसको उच्च दाब पर कंप्रेस करके कंप्रेसर में भेजने का काम करता है। लेकिन भेजने से पहले क्या किया जाता है, उस एयर को ठंडा करके भेजा जाता है। ठीक है, इंटरकूलर का काम कंप्रेसर चैम्बर में वायु को ठंडा करके उच्च दाब पर भेजने का काम करता है। बस, ठीक है, बात समझ में आई। और रीहीटर है तो उसका काम आप जानते ही हैं कि टरबाइन से सर्कुलेट होकर के निकलने वाली जो एक्सपेंशन के बाद जो निकलने वाली स्टीम है या गैस है उसका पुनः हीट करने का काम लिया जाता है। ठीक है, यानी कि दहन के लिए जो पर्याप्त वायु सप्लाई की जाती है ना, तो उसको पहले से क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं और गर्म करके दहन कक्ष में भेज दिया जाता है। जैसे हर जगह पर रीहीटर है, इंटरकूलर है, कूलर है, हीट एक्सचेंजर है, इन सबों का प्रोसेस एक ही है। बॉयलर में भी आपने हीट एक्सचेंजर पढ़ा है, तो हीट एक्सचेंजर का प्रयोग वही है, बस प्लांट के अनुसार वो बदल जाता है। अगर थर्मल में है तो वहाँ पे दग्ध गैसों की उष्मा को हीट करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर दग्ध गैसें नहीं है, ये इंजन के द्वारा उत्पन्न हुई दग्ध गैसें हैं। वहाँ थर्मल के द्वारा उत्पन्न हो रहा था, किसी में कोल के द्वारा उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ पर डीजल के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है। कहीं गैस जो है उसको हीट करने का काम हो रहा है। तो ये व्यवस्था के अनुसार उसका नाम परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है। जो हीटर वहाँ पर यूज करने के लिए लगाया गया तो वही हीटर यहाँ भी काम करेगा। अब आगे देखते हैं। आप लोगों के पास बुक होगा, एक बार बुक का से इस चीज को पॉइंट को देखिएगा कि यहाँ पर रीहीटर हम किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक गैस पावर प्लांट का लेआउट। चलिए बना लीजिए, बना दे रहा हूँ। हालांकि किसी और बुक से, इंग्लिश वाले बुक से देखिएगा तो थोड़ा फिगर आप लोगों को आसान प्राप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आप बनाना भूल जाएंगे। ये स्टार्टर है, ये मोटर है, और ठीक इसी के सामने सर लेआउट है ये। आज लेआउट बना रहा हूँ। नेट से एक बार सर्च कर लीजिएगा, इससे इजी लेआउट मिल जाएगा। ठीक है, लेआउट भी कई तरीके से बनाए जा सकते हैं कागज पे, तो आप उसके लेआउट को देख लीजिएगा। बाकी रियल में उसका जो कनेक्शन वगैरह है वो तो जहाँ पे मशीन होगी वहाँ के अनुसार किया जाएगा। ठीक है,
ये आपका चैम्बर जो है ये उसका दीवार है ना। इस दीवार के अंदर यानी पूरे एरिया के अंदर प्लांट फिट किया गया है। यहाँ पे है लो प्रेशर कंप्रेसर, लो प्रेशर कंप्रेसर। यह है एयर फिल्टर, ये लगा हुआ है एयर फिल्टर। यहाँ से एयर प्रवेश करेगी और ये आपका है हाई प्रेशर कंप्रेसर। यहाँ से वायु इसके अंदर फिल कर रही है, वायु प्रवेश। ठीक है। और इसमें से होकर के इसके माध्यम से इधर की तरफ जाएगी। और ये हाई प्रेशर टरबाइन, ये आपका है हाई प्रेशर टरबाइन। कंबेशन चैम्बर है, यह आपका है कंबेशन चैम्बर। जहाँ से है एग्जॉस्ट गैस।
हीट एक्सचेंजर, एक्सचेंजर, और ये है आपका हीटर। चले आगे, हो गया। सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, ये हमारा, ये तो प्लांट का मैंने पूरा लेआउट बता दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताना है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सर इसकी वर्किंग बता दीजिए ना सर, कैसे वर्किंग करती है मतलब प्लान में। वर्किंग वर्किंग सेम वही है जो हमने पहले ही बता दिया है ना, कि इसकी जो है वर्किंग तो आपको पहले की क्लासेस में ये सब नहीं थर्मोडायनेमिक। डिस्कस हुआ था सर, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट वाला हुआ था, थर्मल वाला हुआ था, वाटर वाला हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, अपना नोटबुक खोलिए जहाँ पे नोट किए हैं दूसरे चैप्टर का, वहाँ पर देखिए, आइए वहाँ पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरे चैप्टर में गैस टरबाइन पढ़े हैं कि नहीं? खोलिए दूसरा चैप्टर, जहाँ पर हमने आप लोगों को ये ग्राफ बना करके बताया था ना, इस तरीके से, इस तरीके से हमने आप लोगों को ग्राफ बना करके बताया था। ये प्रेशर वैल्यूम, कांस्टेंट वैल्यूम, इस तरीके से करके जो हमने एक चैप्टर में बताया था। खोलिए, इस तरीके से सारे प्रोसेस हमने बताए थे।
इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाद फ्यूल से हुआ था, वाटर से हुआ था सर, और विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर नहीं नहीं एनर्जी नहीं, रिफ्लेक्शन में था सर। स्पार्क इग्निशन साइकिल पढ़े हैं ना? स्पार्क इग्निशन साइकिल खोलिए जरा। थर्मोडायनेमिक्स में हमने आप लोगों को बताया है रीजनरेटिव साइकिल, रीहीट जनरेटिव साइकिल, सुपर क्रिटिकल प्रेशर साइकिल, फिर उसके बाद बाइनरी वेपर साइकिल, टॉपिंग साइकिल, नहीं बताया? फिर उसके जी बाद सर, ये स्पार्क साइकिल इग्निशन बताएं, साइकिल। गैस वाला बता दीजिए, गैस वाला हाँ कैसे होगा, गैस वाला। हाँ, तो सुनो तो आगे तो चलो, उसी में गैस टरबाइन साइकिल भी हमने पढ़ाया था। गैस टरबाइन साइकिल जिसमें ओपन साइकिल क्लोज साइकिल दोनों बताया है। ओपन साइकिल क्लोज साइकिल लास्ट वाला पॉइंट यही हमने बताया है, गैस टरबाइन साइकिल जिसमें ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के बारे में हमने बताया है। देखिए देखिए जरा उसको खोल के पुनः, जी सर, क्योंकि जी हमारे पास सर। समय नहीं है ना। बताया है कि नहीं बताया है? देखिए ना है। बताए होते तो हम फिर से बताते। बताया है ना? तो वही चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें प्लांट में इस तरीके से व्यवस्थित कर दी गई है। यहाँ से हवा जा तो रहा है, मतलब सब एयर उस सब फिल्टर का से एयर। सेपरेट करके बताए थे ना आप, अलग अलग पार्ट निकाल के हाँ बता दिए थे। हाँ, अलग अलग पार्ट को सेपरेट करके वहां पर बताया गया था, उसके प्रिंसिपल को वहां पर बताया गया था कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पर इस चैप्टर में आप लोगों को केवल और केवल हमने लेआउट बताया है। फिर यहाँ पे से एयर इन करेगी, यहाँ पे एयर फिल्टर लगा है। एयर फिल्टर का काम है कि फ्रेश वायु को लो प्रेशर कंप्रेसर में भेज करके वहां पर कंप्रेस्ड करना है, और कंप्रेस्ड करके कंप्रेसर से बाहर यहाँ पे टरबाइन को भेज देंगे, और ये टरबाइन लो प्रेशर की कंप्रेसर मोटर चल रहा है। मोटर हीट एक्सचेंजर में जाएगा, और हीट एक्सचेंजर में पुनः हीट होने के बाद पुनः यह गैस वापस आकर के इस टरबाइन को चलाएगी, हाई प्रेशर टरबाइन को। हाई प्रेशर को टरबाइन को रोटेट कराएगी, और इसी के साथ से ये भी कपल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कपल है। ठीक है, और यहीं पर क्या जनरेटर लगा देंगे ताकि विद्युत शक्ति का उत्पादन हम कर सके। हालांकि ये फिगर आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसके लिए आप एक बार यूट्यूब का सहारा लीजिएगा या गूगल पापा का सहारा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है, नहीं तो इमेज हम एक दिन बाद बना के देंगे। ठीक है, गूगल से इमेज दूसरा कोई चयन कर लीजिएगा। किसके लिए? गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए, और डीजल डीजल वाले के लिए भी वहीं से ले लीजिएगा। ठीक है, डीजल पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट के लिए वहां से आप एक नया पूरा फिगर एक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम में मिलेगा, और ब्लॉक डायग्राम वाला फिगर आपको और भी बेहद सहायता प्रदान करने वाला होगा। ठीक है, या फिर हम ही देखेंगे तो फिर तो इमेज तैयार करके हम आपको भेज देंगे, क्योंकि मेरे नोट्स में तैयार किया हुआ इमेज है, बशर्ते वो मेरे पास नहीं है, वहीं आवाज से छुटा हुआ है। ठीक है, आगे दूसरे चैप्टर पे चलें। तो बस केवल हमें इस चैप्टर में केवल और केवल सिर्फ आप लोगों को लेआउट सर इसमें बताना ही बचा रह और गया कुछ है। नहीं है क्या टॉपिक्स? कुछ टॉपिक नहीं है डियर स्टूडेंट, बस केवल गैस टरबाइन साइकिल में केवल इसके प्लांट का लेआउट है, और सिलेक्शन ऑफ साइट कह सकते हैं कि गैस पावर प्लांट का चयन कहाँ पर करके स्थापित करना है, और डीजल पावर प्लांट को कहाँ पर स्थापित करना चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पॉइंट आपको हमने लिखाया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लोड सेंटर के पास होना चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ भी यह डीजल हो चाहे गैस टरबाइन हो, लोड सेंटर के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद
लोड सेंटर के पास होने का मुख्य कारण ये होता है कि लाभ यह होगा कि ट्रांसमिशन लागत हमारी कम आएगी। ठीक है, अगर लोड सेंटर से दूर होगा तो विद्युत शक्ति को उत्पादन करने के बाद उसको ट्रांसमिट करने में थोड़ा खर्च ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि वाटर की अवेलेबिलिटी पर्याप्त होनी चाहिए। फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यातायात की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो जो पॉइंट हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में नोट कराया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइट सिलेक्शन के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सेम वो भी यहाँ भी रहेगा, बशर्ते एक पॉइंट उसमें परिवर्तित रहेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर मटेरियल का डिस्पोज कैसे कर रहे थे, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, और बाकी न्यूक्लियर से जो गैसें निकल रही थी या रेडिएशन निकल रहा था वो लोगों के लिए नुकसानदायक था। उसी तरीके से डीजल पावर प्लांट भी है, तो इससे भी जो धुआं वगैरह निकलेगा ये भी हमारे जन धन के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि डीजल इंजन से कितना बार धुआं निकलता है तो नुकसान तो होगा ही। इसलिए थोड़ा सा आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए या बनाना चाहिए। तो ये आपके साइट सिलेक्शन के पॉइंट वहाँ से आप पुटअप कर लीजिएगा। ठीक है, जो पॉइंट वहाँ लिखेंगे वही पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। सर इसमें एक टॉपिक है फ्री फ्री पिस्टन इंजन, सब वो कैसे इंजन होता है? फ्री पिस्टन इंजन, इसमें फ्री पिस्टन इंजन का प्रयोग देखिए कहाँ पे होता है कि इंजन में जो ये पिस्टन इस्तेमाल होता है वो संपीड़क के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेसर के स्थान पर हम फ्री पिस्टन इंजन का प्रयोग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ईंधन को टरबाइन यह ईंधन टरबाइन को गर्म तथा दाब पर गैसें भेजने का काम करता है। फ्री पिस्टन जो है फ्री पिस्टन इंजन में ईंधन टरबाइन को गर्म तथा दाब पर गैसें भेजने के काम में लाया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर एवं टेम्परेचर पर गैसों को भेजने का काम करता है। इसमें केवल कंप्रेसर का काम हट जाता है। ठीक है, सर इसका मेन वर्क क्या होता है? सब तो मेन वर्क सर। अच्छा, तो देखिए फ्री पिस्टन इंजन का मेन इस्तेमाल गैस टरबाइन को गर्म एवं हाई प्रेशर पर गैस को भेजने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, जो कि सामान्यतः गैस टरबाइन प्लांट में संपीड़क का स्थान घेर लेता है। यानी संपीड़क की जगह पर केवल फ्री पिस्टन का प्रयोग कर देंगे। इसमें क्रिया विधि लिखा दे हैं, इसकी क्रिया विधि लिखा देते हैं और क्या कर सकता हूँ। आइए फ्री पिस्टन इंजन देख लीजिए, है क्या सिलेबस में? सिलेबस में है? यस सर, सिलेबस में है टॉपिक। चलो तो फिर लिखो, फटाफट लिखिए। इस तरीके से एक चैम्बर बनाइए। ये ऊपर से वाल्व बंद है, ये वाल्व है, और ये नीचे की तरफ स्लैब वाल्व लगा हुआ है।
और ये हमारा पिस्टन है, क्या ये पिस्टन है, ये उसके रॉड है पिस्टन की। एक ये भी पिस्टन है जो दूसरे चैम्बर वाले से जुड़ा हुआ है। सर कब तक क्लास चलने की है संभावना? 17 तक। तो आपका सर लेक्चर शायद कल ही तक 17 है शायद ना, कल लास्ट है तब। क्या चीज? सर हाँ शायद आपका कल कल। लेक्चर लास्ट है। हाँ अगर बीच में नहीं पड़ेगा तो लास्ट हो जाएगा। मतलब 17 तक है यदि सर, तो कल लास्ट ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लास्ट पड़ेगा। हालांकि अगर संडे को आप पढ़ना चाहेंगे तो एक आध लेक्चर संडे को एक आध 2 दिन ले करके हम कर सकते हैं। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका कोर्स हम आप लोगों को पर्सनली अपने स्तर से बता देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमें कॉलेज से ही मिले, बस सबसे आपका सहयोग चाहिए। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो हम कर देंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि केवल क्लास में जुड़े रहते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं, पढ़ते उढ़ते कुछ नहीं है। भाई उनके लिए मैं कर क्या सकता हूँ। जब तक सर एग्जाम ना हो तब तक पढ़ाइए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है, हम आप लोगों को पर्सनली दे देंगे क्योंकि कॉलेज का तो हिसाब किताब बंद हो जाएगा ना। कॉलेज का हिसाब किताब तो बंद ही हो जाएगा। आप लोगों को ज़रूरत रहेगी जो चीज़ पूछेंगे हम बता देंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए ही हैं। तो हमारा मेन कर्तव्य तो यही है। देखिए यहाँ पर 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, ठीक है।
दो सिलेंडर लगे हुए हैं और दोनों को हम कंप्यूशन चैम्बर से न जोड़ करके डायरेक्टली पिस्टन को ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रखते हैं, है ना। ईंधन का जब दहन होगा, जब यहाँ पर ईंधन का दहन होगा, कहाँ पे, इस चैम्बर में, यहाँ पर ये देखिए दोनों पिस्टन यहाँ पर, ठीक है। फिगर में थोड़ा सा बुक से देखिएगा और अच्छे से बना दीजिए, ठीक है। ये इंजन, ये दोनों हमारे इंजन लगे हुए हैं और इन दोनों में फ्री पिस्टन लगा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंप्रेसर नहीं लगा है और पूरा स्थान हमारा कंप्रेसर की जगह पे ये इंजन का पिस्टन ही घेर लेता। और यहाँ पे जो ईंधन होता है, जिस ईंधन का यहाँ पर अगर कंप्यूशन किया जाएगा तो कंप्यूशन के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है वो शक्ति क्या काम करेगी, इस पिस्टन को अप डाउन करने का काम करती है। क्या करती है, इस पिस्टन को अप डाउन कराने का कार्य करती है। और पिस्टन में आगे पीछे जब गति होता है तो इसी गति के माध्यम से हम इन्हीं शक्ति पिस्टनों का इस्तेमाल हम टरबाइन को चलाने में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नोजल लगा हुआ है, क्या है, यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है, यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये नोजल, यहाँ से हमारा फ्यूल अंदर आएगा दोनों पिस्टनों के बीच में और यहीं पर इसका दहन होगा, या इसको कह सकते हैं कंप्यूशन चैम्बर, इसको कंप्यूशन चैम्बर भी कह सकते हैं, कंप्यूशन चैम्बर, ठीक है। इसी चैम्बर में फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे और यहीं पर फ्यूल का दहन होता है। फ्यूल के दहन के फलस्वरूप जब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तो पिस्टन ये इधर की तरफ भागेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। पिस्टन का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा और पिस्टन का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होगा, ठीक है। और ये क्या है, वायु प्रवेश, ये जो ए वाला पार्ट है यह एयर प्रवेश है, एयर इनलेट, यहाँ से एयर इन करेगा, ठीक है। और वहां से फ्यूल का इंजेक्शन कराया जाएगा और एयर इधर से घूम करके इस पिस्टन से दबाव डालती है इधर की तरफ। फिगर बना लीजिए, सारे प्रोसेस अभी मैं नोट करा दे रहा हूँ। और ये बी है, ठीक है। ये ए है तो इधर भी ए है, ये बी है तो इधर भी बी है और ये सी है, ठीक है। सी क्षेत्र ई तथा सी, ये ई तथा सी, ये क्षेत्र ई है, ये सी है और ये कहा गया, ये क्षेत्र ई है, ठीक है। और यहाँ से एयर इधर की तरफ जा रही है, ये पिस्टन है। बस इसी तरह फिगर बना दीजिए, मैं अभी इसको नोट करा दे रहा हूँ कि मामला इसमें चल क्या रहा है। और ये वाला हिस्सा टू गैस टरबाइन,
ये वाला हिस्सा गैस टरबाइन से कनेक्ट। ये फिगर बन गया, सबका बना कि नहीं ये फिगर? सभी ने बना लिया? यस सर। ठीक है, अब इसी का दूसरा फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से एरो बना लीजिएगा। ये एरो ये दिखा रहा है कि पिस्टन को, दोनों को, एक को दाईं तरफ और एक को बाईं तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब कंबेशन होगा, फ्यूल का दहन होगा, तो वहाँ अपार शक्ति जनरेट होगी और उस शक्ति के द्वारा पिस्टन को हमारे धक्का दिया जाएगा। ठीक है, तो पिस्टन इधर की तरफ, राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एक राइट एक लेफ्ट साइड, दोनों पिस्टन दो दिशाओं में मूव करेंगे। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है कि एयर यहाँ से इन कर रहा है। अभी सारे प्रोसेस को मैं दिखाऊंगा कि इस समय एयर यहाँ से इन हो रहा है, वाल्व खुल गया है और ऊपर वाला वाल्व बंद है। ठीक है, ऊपर वाला वाल्व बंद है। ठीक है, तो इस समय एयर इन कर रहा है और पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ रहा है, पिस्टन इधर की तरफ और इधर की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, अब इसी का दूसरा सर्किट इसी के नीचे बनाइएगा। मैं इसी फिगर में थोड़ा सा बदलाव करूंगा दूसरे फिगर दिखाने के लिए। तो आइएगा, दूसरे फिगर में ये देखिएगा। अब मैं रफ करूं ना, इसको फिर से बना रहा हूं। दूसरा फिगर ये देखिए, पिस्टन जो है गति करके कुछ यहाँ आ गया है, पिस्टन कुछ गति करके यहाँ आ गया और वाल्व सी क्या है, खुल गया है। और देखिए तीर देखिए कहाँ गया। ठीक है, और यह पिस्टन थोड़ा पीछे चला आया है। यह पिस्टन पहले वाले में, ये वाला भी पिस्टन, ई वाला भी बंद कर दीजिएगा। फिगर में अगर बंद न रहा हो तो इसको भी बंद कर दीजिएगा। अब देखिए ये खुल जाएगा और कुछ इधर से इसमें ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा और ये वाला ओपन हो जाएगा और एयर इधर से जाएगी वितक्त गैस से और इस सी वाले चैम्बर में से होते हुए, सी वाले चैम्बर में से होते हुए इधर आएगी और यहाँ वाला भी वाल्व खुल जाएगा और यहाँ वाला भी वाल्व इसमें बंद हो जाएगा दोनों साइड का। और यहाँ से एयर, अब पिस्टन इधर से किधर की तरफ गति करने लगेगा। पहले वाले कंडीशन में पिस्टन यहाँ तक गति करके आ गया था, अब ये इधर की तरफ गति करेगा। ठीक है, देखिए पिस्टन में आकर सट गया है ना सिलेंडर, अब इधर से ये इधर की तरफ गति करेगा। तो जब इधर की तरफ गति करेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा और ये वाल्व खुल जाएगा, इधर से गैस निकल के इधर आएगी और इधर वाला भी बंद हो गया वाल्व। अब ये इधर की तरफ गति कर रहा है तो इधर से गैसें निकल करके इसके माध्यम से हो करके यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इस रास्ते से हो करके इधर टू टरबाइन को गैसें निकल करके कहाँ जाएंगे, टरबाइन की तरफ जाएंगे। ये दो फिगर आप बनाइए। जैसे कंप्रेशन चैम्बर में, कंप्रेसर में क्या होता था कि गैस को कंप्रेस किया जाता था, उसको दबाया जाता था, हाई तरीके से प्रेस किया जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रेस वेस करने वाला कोई झंझट नहीं है, यहाँ पर बस पिस्टन ही है।
ये दोनों पिस्टन जब इधर की तरफ थे तो ये वाला वाल्व भी बंद था, और ये वाला पिस्टन इधर था तो ये वाला भी वाल्व बंद था। यह पिस्टन यहाँ तक जब था तो ये सी वाला वाल्व बंद था, और ये पिस्टन यहाँ तक था तो ई वाला वाल्व बंद था। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, ए वाल्व खुले हुए थे और दोनों से एयर प्रवेश कर रही थी। जैसे ही एयर का सक्शन कंप्लीट होता है तो इस पिस्टन को पीछे की तरफ ढकेलते जाता है, और यहाँ पर जैसे ही फ्यूल का कंबशन करते हैं तो वो भी प्रेशर देता है, ये पिस्टन पीछे की तरफ भागता है और एयर अंदर इन कर जाता है। एयर अंदर इन करने के बाद पिस्टन जब पुनः वापस अपने दिशा में, एक्सियल दिशा में पुनः वापस आता है तो इस कंडीशन में ये ए वाला वाल्व बंद हो जाता है और बी वाला वाल्व खुलता है। बी वाले वाल्व से गैसें इधर की तरफ सी वाल्व तक आती हैं, और इधर से बी वाले वाल्व से गैसें निकलकर सी वाले वाल्व की तरफ प्रवेश करती हैं। तो ये ई वाले वाल्व से होकर के गैस टरबाइन में जाती हैं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न हुई जो गैसें हैं, दग्ध गैसें हैं, वो दग्ध गैसें टरबाइन को जाती हैं और टरबाइन को घुमाती हैं। यही इसमें वर्किंग प्रिंसिपल है अपनी अपनी भाषा में। ठीक है, लिखा दें इसी प्रिंसिपल को। नहीं सर, समझ गए। समझ गया ना? फिगर देखिए, यस सर। फिगर जो बनाए फिगर से समझ में आ रहा है ना? और कोई समस्या, कुछ छूटा हो जो पूछना चाहते हो इसमें? मतलब इसका सर मेन उद्देश्य है कि गैस टरबाइन प्लांट में मतलब कंप्रेसर के स्थान पर इसका किया जाता है उपयोग। बस बस बस, कंप्रेसर के स्थान पर फ्री पिस्टन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो हमारा जो है वो स्थान इतना बड़ा जो कंप्रेसर छेक रहा था, कवर कर रहा था, उसकी जगह पे एक पतली सी रॉड है, वो कितना स्पेस कवर करेगा और आपका स्पेस भी बचेगा। ठीक है, यस सर। तो इसमें इसका फ्री पिस्टन का प्रयोग यही है। अब आगे, अब तो आप लोगों का लेक्चर भी समाप्त हो गया ना, 11:40 हो गया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में आप लोगों को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, या फिर कह सकते हैं कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, कंबाइंड वर्किंग ऑफ प्लांट पर चर्चा करेंगे। अभी आज हम शाम को डिस्कस करते हैं कि अगर बीच में का लेक्चर और हमें प्राप्त हो जाए, कल वेंसडे है, अगर कल वेंसडे को भी आप तैयार हो तो कल वेंसडे को कोई लेक्चर है कि नहीं आप लोगों का? कल वाले दिन में यानी बुधवार के दिन कौन सा टाइम आपका खाली है? सर शाम को खाली रहेंगे तो। कल मतलब टाइम टेबल में क्या है? कल आपका टाइम टेबल में 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3:40 से 5:20 तक कुछ खाली है? तो 4 बजे खाली रहेंगे सर। अच्छा, 4 बजे से खाली है। चलिए तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर खाली है तो वहाँ पर हम आपकी एक क्लास पावर प्लांट का लेते हैं, तो उसमें ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर इन्फॉर्म कर दीजिएगा मंजीत सर से, करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं, आज दोपहर में बात करके मैं नोटिस बोर्ड पे लगवा दूंगा। ठीक है, आपको नोटिस भेज देंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।